अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज हम पटना में हैं और हम बिहार में जिस तरह से चुनावी हलचल मच रही है और जिस तरह से सियासत हो रही है, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सनमार्ग के संपादक मनोज जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से राजनीतिक सियासत चल रही है उस सीन को हम समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, तो दोनों में एक दूसरे पे भारी कौन पड़ रहा है? देखिए, ये तो चुनाव है और चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो रिजल्ट बताता है। लेकिन फिलहाल जो सीन है वो दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर है। इसके कई कारण होते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, खास करके हिंदी पट्टी राज्य जो हैं, इसमें 11th आवर में मतदान के समय समय तक माहौल बदलता है, हवा का रुख बदलता है। तो फिलहाल जो स्थिति है, एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर होता है। तो बिहार में जो अभी स्थितियां बनी हैं, जो कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बाद जो प्रवासियों को लेकर के जो स्थिति बनी, या 15 साल के शासन की जो लोग बात कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग, नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार उसके पिछले 15 साल की बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग बात कर रहे हैं। चूँकि मतदाता वही हैं और सबसे बड़ा चुनाव में जो असर डालता है और जो राजनीति का एक ट्रेंड बन गया है, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है कास्ट फैक्टर। और उस लिहाज से अगर देखें तो कांटे की टक्कर जरूर है। लेकिन जब जातीय समीकरण की हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है, अब ये भविष्य में नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल अभी तक की जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ रहे, नीतीश कुमार भाजपा का गठबंधन हुआ, पिछले 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन था, कांग्रेस का गठबंधन था, जो महागठबंधन था। तो ये कहा जाता था कि नहीं, चूंकि लालू के साथ गठबंधन हो गया नीतीश कुमार का और उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। और भाजपा को भी ये कॉन्फिडेंस था कि नीतीश कुमार अगर लालू के साथ गए हैं तो ये सरकार नहीं बना पाएंगे, हम सरकार बना लेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो स्थिति ठीक उसके विपरीत थी। इस बार जो है ठीक 5 साल में 20 महीने की सरकार बनने के बाद फिर भाजपा का गठबंधन हो गया नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ। तो समीकरण बदल गए हैं। लेकिन जो कास्ट फैक्टर है, जो जातियों का समीकरण है, तो दोनों का वोट बैंक एक साथ है। महागठबंधन में कांग्रेस पिछले चुनाव में भी थी, इस बार भी है। लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं पहले, वह ट्रेडिशनल वोटर, उसके जो पारंपरिक या परंपरागत मतदाता जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट कर चुके हैं। इस लिहाज से कांग्रेस के पास महागठबंधन में बहुत ज़्यादा वोट शेयर की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आरजेडी का जो माई समीकरण कहा जाता है शुरू से, कि मुस्लिम और यादव समीकरण जो है वो आरजेडी का एक बड़ा जनाधार, बड़ा वोट बैंक है, तो ये आज भी उसके साथ है। लेकिन अगर वोट शेयर के लिहाज से देखें तो जब तक माई समीकरण के साथ और लोग नहीं जुड़ते हैं तो फिर ये नहीं कहा जा सकता है इस कॉन्फिडेंस के साथ कि वो सत्ता पलटने में या परिवर्तन करने में बहुत कामयाब रहेंगे।
अब हो सकता है कांटे की टक्कर है, मुकाबला कड़ा है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, परिवर्तन की भी बात है, लोग नाराज़ भी हैं। बावजूद इसके सत्ता परिवर्तन की राह बहुत आसान नहीं है, इसका दूसरी चीज़ कि आरजेडी ने अपना नज़रिया बदला, या यूँ कहें कि जो नई पीढ़ी है, तेजस्वी उसके नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने इस बार सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन एक बड़ा नुकसान रघुवंश प्रसाद सिंह के को लेकर जो भी प्रकरण सामने आया, उसका भी नुकसान हुआ है। लोजपा, चिराग पासवान, लोजपा कितना असर रहेगा एनडीए से अलग होने पर? लगातार चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार का, ये कितना असर दिखाएगा बिहार के चुनाव? देखिए, शुरू में जब लोजपा ने ये निर्णय लिया और जिस तरीके से उसने नीतीश कुमार के खिलाफ में मोर्चा खोला और अकेले लड़ने का उसने फैसला लिया, तो 2005 में ऐसी स्थिति बनी थी कि 29 सीटें लोजपा को उस समय मिली थी और सत्ता की चाबी उस समय यूँ कहें कि रामविलास पासवान जी के हाथ में थी। सरकार नहीं बन पाई, उन्होंने समर्थन नहीं दिया, नतीजा हुआ कि बाई इलेक्शन। इस बार भी वो स्थिति लगी कि आ जाए, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे चुनाव का समय नज़दीक आते जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी जो मतदाताओं में, जो बीजेपी और खास करके बीजेपी जदयू के बीच में ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था। ये कहा जाता था कि बीजेपी का ये प्लान है और वो लोजपा अगर चुनाव जीतकर जितनी सीटों पर आती है तो भाजपा और लोजपा का गठबंधन होगा और सरकार बनाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ चुकी है नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर हैं और नीतीश कुमार को कम नहीं आंका जा सकता। लिहाजा उसने लोजपा को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बिहार में अगर लोजपा साथ नहीं चुनाव लड़ रही तो हम उसके साथ नहीं हैं। तो जब ये क्लियर हो गया तो लोजपा का जो अपना वोट बैंक है, रामविलास पासवान जी का जिस जाति विशेष के वोट बैंक पर पकड़ मानी जाती है वो मैक्सिमम 6%। क्योंकि दलित नेता में जीतन राम मांझी उभर कर सामने आ गए। पहले रामविलास पासवान अकेले दलित नेता थे, उसके बाद दलित और महादलितों के लिए नीतीश कुमार ने जो काम किया, तो महादलित जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और इस बार भी नहीं लगता है कि वो उनसे दूर जाए। और लोजपा 2005 के बाद से उसका वोट शेयर जो है वो कम होता चला गया। और जब भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया, अमित शाह ने कह दिया कि जदयू को अगर सीटें कम भी आती हैं तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो अब लोजपा कोई बहुत बड़ी फैक्टर नहीं रह गई और लोजपा से किसी को लाभ नहीं मिलने जा रहा है। लोजपा अगर उधर वोट काट रही है तो महागठबंधन के भी वोट काटने के लिए कुछ ऐसे गठबंधन हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि उसका भी वो काटेंगे। पप्पू यादव और असासुद्दीन ओवैसी इस वक्त खूब चर्चाओं में है, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, इनका कितना असर पड़ेगा बिहार के चुनाव में? यही मैं बता रहा था कि अगर एनडीए से लोजपा अलग और उसका वोट शेयर अगर एनडीए से कम हुआ है तो जीतन राम मांझी उसके साथ जुड़े, मुकेश सहनी जुड़े, ओवैसी पप्पू यादव हो, देवेंद्र यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, कम या अधिक 100 वोट काटे या लाख वोट काटे, तो जो भी नुकसान पहुंचाएंगे उसका नुकसान महागठबंधन को ही होना है। हाँ, ये है कि हर जगह व्यापक रूप से उनका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पप्पू यादव जब तक राजद मजबूत है, राजद जिस स्थिति में है, क्योंकि 2015 में ये अभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और आज भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। उस स्थिति में
अभी पप्पू यादव उस स्थिति में नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान वो आरजेडी को पहुंचा सके। लेकिन सीमांचल के कुछ इलाके, सीमांचल कहा जाता है, जो कि आपको बंगाल का बॉर्डर पड़ जाता है, किशनगंज हुआ, अररिया हुआ, पूर्णिया, कटिहार, इन सारे इलाकों में ओवैसी का कुछ असर पड़ सकता है और वो उस महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब वोटर भी बहुत जागरूक हो गए। मतदाता वो स्थिति नहीं रही कि आपने अगर उसको आवाज़ दे दिया और वो आपके पीछे चले गए, ऐसी बात नहीं है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा महागठबंधन को असर पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। और यही कारण है कि अभी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि कौन 19 कौन 20। ये 19 और 20 का खेल जो है वो आपको पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा। 26 और 27 के बीच में मतदाताओं का जो रूप होगा पहले चरण में, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि कौन गठबंधन कमजोर पड़ा, कौन गठबंधन मजबूत पड़ा। लेकिन फिलहाल दोनों ही पलड़ा जो है अभी भारी है, भारी कहिए, हल्का कहिए, बराबरी कहिए, लेकिन मुकाबला कड़ा है दोनों के बीच में, दोनों महागठबंधनों के बीच में। जहाँ तक सरकार बनाने की बात है तो 10 नवंबर को फाइनल होगा, जो रिजल्ट आएगा सामने। लेकिन कुल मिलाकर के ये पूरा चुनाव इन्हीं दो गठबंधनों के इर्द-गिर्द रहेगा और इन्हीं दो गठबंधनों में से किसी की सरकार बननी है। अभी तक महागठबंधन कड़ा मुकाबला देता दिख रहा है, लेकिन एनडीए भी तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो इस चुनाव में सरकार से बाहर हो जाएगा और महागठबंधन सरकार बना लेगा। चर्चा करने के बाद सीधा साफ तौर पर पता चल रहा है कि पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को है और उसके बाद ही कुछ इस चुनाव की तस्वीर कुछ समझ में आएगी लोगों को। लेकिन अभी तक जो लोग साइलेंट हैं और लोग 28 अक्टूबर का वेट कर रहे हैं और महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही जबरदस्त लड़ाई है। अब 28 अक्टूबर के बाद थोड़ा बड़ा तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी कि क्या कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा।